हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th की ज्योग्राफी पढ़ेंगे। चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। यू नो, जब हम रिसोर्सेज की बात करते हैं तो रिसोर्सेज से हमारा मतलब क्या होता है? मोस्ट प्रोबेबली जब हम रिसोर्सेज की बात करते हैं तो रिसोर्सेज से हमारा मतलब वो होता है जिसको हम अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग यूज़ कर सके, जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाइड कर सकते हैं। इन्वायरमेंट में वो चीज़ जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाइड करती है उसको मोस्ट प्रोबेबली रिसोर्सेज कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजिकली accessible, economically accessible and culturally acceptable can be termed as resources। तो अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक तो यहाँ पर दिया गया है कि जितनी भी इन्वायरमेंट में जितनी भी चीज़ें हैं जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाइड कर सके, अगर टेक्नोलॉजिकल की बात करें, टेक्नोलॉजिकली की भी बात करें तो बड़ी इजीली एसेसिबल हो सके, अगर इकोनॉमिकली की बात करें तो बहुत फेसिबल हो सके, और कल्चरली बात कर सके तो कल्चरली उसको एक्सेप्ट किया जा सके, तो उनको रिसोर्सेस कहा जाता है। तो जो रिसोर्सेस होते हैं, ठीक है, जो बेसिकली जो रिसोर्सेस होते हैं उनको दो हिस्सों में बांटा जाता है, एक ह्यूमन रिसोर्सेस में और एक नेचुरल रिसोर्सेस में। ह्यूमन रिसोर्स अगेन डिवाइडेड इनटू टू। जो ह्यूमन रिसोर्सेस होता है वो दो हिस्सों में बांटा जाता है, एक कल्चरल स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन में और दूसरा क्वांटिटी एंड क्वालिटी में। वेयर नेचुरल रिसोर्सेज भी दो हिस्सों में बांटा जाता है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। उसके बाद वो अगेन डिफरेंट हिस्सों में बांटा जाता है। ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो बार बार रिन्यू होते हैं, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो एक बार यूज होके डिप्लीट हो जाते हैं, यानी कि खत्म हो जाते हैं। ठीक है, the process of transformation of things available in our environment involve an interactive relationship between nature, technology, and institution. Human beings interact with nature through technology and create institutions to accelerate their economic development. तो जो प्रोसेस है, जितनी भी चीज़ें एनवायरनमेंट में जो मौजूद हैं, तो उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है जिसमें नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन का एक दूसरे से मिलाप होता है, मतलब नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन का जो रिलेशनशिप बनता है और वो जो प्रोसेस होता है इनको ट्रांसफॉर्मेशन करने का, उसका जो दामोदार होता है वो ह्यूमन बींग्स के पास होता है। तो ह्यूमन बींग्स वो लोग होते हैं जो नेचर को टेक्नोलॉजी के ज़रिए नेचर से इंटरेक्ट करते हैं, फिर उसके ज़रिए वो इंस्टीट्यूशन क्रिएट करते हैं ताकि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक्सेलरेट कर सकें। यानी कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो कहीं ना कहीं चाहे वो नेचर की बात करें चाहे टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन की बात करें, तो वो एक दूसरे से एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं और वो उसी चीज़ को इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं ना। मोस्ट प्रोबेबली रिसोर्सेज कहीं ना कहीं ह्यूमन एक्टिविटी का एक फंक्शन है, यानी कि एक पार्ट है। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो कहीं ना कहीं वो भी एक एसेंशियल कंपोनेंट्स है रिसोर्सेज के। अब कैसे? ठीक है, ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है ये अपने आप तो यूज नहीं होंगे। अब इनको यूज करने के लिए, इनको एक रिसोर्स का रूप देने के लिए किसकी जरूरत होती है? ह्यूमन की, राइट। अब ह्यूमन जो भी उसके हाथ में है उसको वो अपने लिए किस हिसाब से यूज करता है वो डिपेंड करता है। ठीक है, आपके पास ग्लास है, आप ग्लास हो तो आप दो ह्यूमन बींग्स हैं और दोनों एक ही ग्लास को अलग अलग वे के लिए यूज करते हैं, तो उनके लिए वो रिसोर्स अलग अलग तरीके से होता है। तो रिसोर्स को जब यूज करते हैं तो वो जो यूसेज होता है वो ह्यूमन बीइंग द्वारा होता है। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या ह्यूमन बीइंग का ये फंक्शन होता है कि वो रिसोर्स को अपने नीड, अपने सेटिस्फैक्शन के अकॉर्डिंग चेंज कर सके। दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इनटू रिसोर्स एंड यूज देम। तो ये ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं? ह्यूमन बीइंग्स जो मटेरियल हैं, जितने भी मटेरियल्स, मेटल हैं, पेड़ हैं, पौधे, इनको ये अपने जितने भी मटेरियल्स अवेलेबल होते हैं एनवायरनमेंट, इनको ये एक रिसोर्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर बाद में उसको ये यूज कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ये जो रिसोर्सेस होते हैं ये बेसिकली कई हिस्सों में डिवाइड होते हैं, कई हिस्सों में उनको क्लासिफाइड किया जाता है। अगर हम ओरिजिन से क्लासिफाइड करें, अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन करें तो रिसोर्सेज बायोटिक, एबायोटिक हो जाता है। बायोटिक we can say living thing और abiotic we can say non living thing। तो बायोटिक की बात करें तो
क्या बोलते हैं लिविंग थिंग चीज़ें होती हैं, मतलब प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गया, तो ये बायोटिक हो गए। ए बायोटिक की बात करें तो नॉन लिविंग थिंग कह सकते हैं या फिजिकल रिसोर्सेज कह सकते हैं, लैंड, सी, ये सब, माउंटेन्स। अगर हम इनकी एग्जॉस्टिबिलिटी की बात करें, अगर हम उनकी डिप्लीशन या कि मतलब उनकी खपत के बारे में बात कर सके कि ख़त्म कब तक एग्जॉस्ट हो सकते हैं, तो ये रिसोर्सेज दो हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं। एक तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं कि ये कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं, ठीक है, और एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं कि ये यूसेज के बाद ये ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। अब रिन्यूएबल की बात करें तो सोलार एनर्जी रिन्यूएबल है, वाटर ये एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अगर हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करते हैं तो सोलार, विंड, ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। और अगर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करते हैं तो मेटल, आयरन, मेटल्स जो होते हैं ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं क्योंकि ये एक टाइम के बाद ये डिप्लीट हो जाएंगे यानी कि खत्म हो जाएंगे, ठीक। और अगर हम ओनरशिप की बात करें, अगर हम रिसोर्सेज को ओनरशिप में डिवाइड करें तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज होते हैं, मतलब इंडिविजुअल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो पर्टिकुलर पर्सन के पास होते हैं या उसका होता है, जैसे लैंड, किसी पर्टिकुलर लैंड किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास है तो वो उसका इंडिविजुअल रिसोर्सेज है। अगर यही लैंड किसी कम्युनिटी के पास है तो वो कम्युनिटी का रिसोर्सेज है। सेम लैंड अगर नेशनल के पास है तो नेशनल का रिसोर्सेज है, और सेम वे इंटरनेशनल रिसोर्सेज भी इसी वे में होता है। और अगर हम उनके स्टेटस यानी किस हिसाब से वो डेवलप हुए हैं उसकी बात करें तो पोटेंशियल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनमें पोटेंशियल तो होती है, जो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा यूज होने वाली चीज़ें उनको बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। जैसे कि सोलार एनर्जी अभी तो यूज़ नहीं हो रही है, लेकिन सोलार एनर्जी में यानी कि सन की जो एनर्जी है उसमें ये पोटेंशियल है कि उसको फ्यूचर में मेन रिसोर्सेज की तरह यूज़ किया जाएगा। डेवलप्ड स्टॉक्स होते हैं, डेवलप्ड स्टॉक वो यूज़ होते हैं जो फुली डेवलप्ड हो चुके हैं, एंड रिजर्व स्टॉक्स वो होते हैं जो रिजर्व में रखे गए हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ होगी रिसोर्सेज की। अब नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं तो हम डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं यहाँ, ठीक है। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो रिसोर्सेज जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, ठीक है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने के लिए हो, चाहे उनके सर्वाइवल के लिए। अगर हम ह्यूमन सर्वाइवल की बात करें तो ह्यूमन को रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है खाने पीने जिंदा रहने के लिए। और अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करें तो जैसे ज्वेलरीज हो गई, गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, ये कहीं ना कहीं ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, ठीक है। आयरन हो गया, मतलब ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं टेक्नोलॉजी बनाने के लिए, ठीक है ना। तो ये बिलीव किया जाता है कि मतलब ये कहते हैं कि जो रिसोर्सेज है वो बड़ा फ्री गिफ्ट है, नेचर से जो भी हमें रिसोर्सेज मिलता है वो एक फ्री गिफ्ट है। एज ए रिजल्ट उसका नतीजा क्या हुआ, ह्यूमन रिसोर्स जो ह्यूमन बींग्स हैं वो इन रिसोर्स को, जो रिसोर्सेस नेचुरल तरीके से मिलते हैं उनकी अंधाधुन उसका इस्तेमाल करने लगा, बिना इसके अंजाम के कि भविष्य में ये रिसोर्सेस कभी ना कभी डिप्लीट हो जाएंगे। तो जो जो ह्यूमन ने जो नेचर से जो उनको रिसोर्सेज मिल रहे थे उनको तो उन्होंने फ्री गिफ्ट समझ के अपना लिया, और फिर उसका रिजल्ट क्या हुआ, फिर वो उसको बिना सोचे समझे उसका अंधाधुन इस्तेमाल करने लगे, और जिसकी वजह से कई तरीके की समस्याएं पैदा हो गई। अब ये समस्याएं क्या थी, पहले था डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल। तो जो रिसोर्सेस थे वो डिप्लीट हो रहे थे यानी कि खत्म हो रहे थे, धीरे धीरे वो खत्म होंगे। क्यों? क्योंकि कुछ लालची इंडिविजुअल्स को की नीड्स को सेटिस्फाइड कर, मतलब लालच को सेटिस्फाइड करने के लिए जो रिसोर्सेस है वो ओवर यूज, मतलब कुछ जो इंडिविजुअल्स होते हैं, कुछ जो लोग होते हैं वो रिसोर्सेस को ओवर यूज कर देते हैं, मतलब जितनी ज़रूरत है उससे कई गुना ज़्यादा यूज़ करते हैं। एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो रिसोर्सेस होते हैं वो डिप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्स इन फ्यू हैंड्स विच इन टर्न डिवाइड द सोसाइटी इनटू टू सेगमेंट, दैट इज हैव्स एंड हैव नॉट और रिच एंड पुअर। तो अगर हम ऐसा होता है कि अगर हम रिसोर्सेस कुछ लोग क्या करते हैं कि इतना रिसोर्स इकट्ठा कर लेते हैं जबकि उनको ज़रूरत भी नहीं होते, लेकिन वो उन रिसोर्सेस को इकट्ठा करके रखते हैं, ठीक है। फिर इससे क्या होता है, सोसाइटी दो हिस्सों में बढ़ जाती है, दो हिस्सों में ऐसी बढ़ती है, एक तो रिच और पुअर में बढ़ जाती है, यानी अमीर अमीर होता, पुअर के पास रिसोर्सेस नहीं होता तो वो गरीब ही रह जाता। और दूसरा हिस्सा ये होता है कि किसी के पास है तो किसी के पास नहीं है। तो मतलब जब रिसोर्सेस को इकट्ठा करता है, कुछ लोग रिसोर्सेस को अपने लिए ही इस्तेमाल करते हैं, तो अमीर गरीब, किसी के पास है किसी के पास नहीं है, इस तरीके की सोसाइटी दो हिस्सों में बंटने लगती है।
Indiscriminate exploitation of resources had led to ecological crisis as a global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation. तो मतलब अगर हम रिसोर्सेज को उनकी क्षमता से कई गुना ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, ह्यूमन बींग्स की प्रॉब्लम यही है कि वो कोई भी चीज़ उसको मिलती है तो उसको उसकी नीड से कई गुना ज़्यादा यूज़ करता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो इकोलॉजिकल जो इम्बैलेंस है, ग्लोबल इकोलॉजिकल इम्बैलेंस है, वो क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग शुरू हो गई, जिसकी वजह से जो हमारे ओजोन लेयर था उसमें छेद बनने लगे, मतलब डिप्लीट होने लगा, खत्म होने लगा। जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर वो लेयर होती है जो हमें सन के यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। एनवायरनमेंट में पोल्यूशन होने लगा। अगर आप हद से ज़्यादा कार यूज़ करेंगे, आप चिमनीज बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल पोल्यूशन यूज होगा। और लैंड में कई गुना ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज़ करेंगे, मिसयूज़ करेंगे लैंड का, तो लैंड भी कहीं ना कहीं लैंड का डिग्रेडेशन भी होगा। अब डिग्रेडेशन का मतलब होता है जब लैंड डिप्लीट होने लगता है, जब लैंड की जो क्षमता है, फर्टिलिटी वैल्यू है, वो घटने लगती है, तो उसको बोलते हैं डिग्रेडेशन, ठीक है ना। An equitable distribution of resources has become essential for sustained quality of life and global peace. मतलब जो रिसोर्सेस हैं, जो अवेलेबल रिसोर्सेस हैं, अगर हम उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें तो ये बहुत ही ज़रूरी है हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए और ग्लोबल पीस बनाने, मतलब दुनिया में शांति फैलाने के लिए। अगर हम रिसोर्सेस को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं तो एज ए रिजल्ट, ऊपर आपको प्रॉब्लम बताई गई है, अमीर होता जाएगा और गरीब गरीब होता जाएगा। तो रिसोर्सेज को सोच समझ के यूज करने की जरूरत है। Therefore, resources planning is essential for sustainable existence of all form of life. Sustainable existence is component of sustainable development. तो इसलिए जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज की प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है कि किस तरीके से रिसोर्सेज को यूज़ किया जाना चाहिए ताकि हम एक सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ सकें। मतलब अगर हम हद से ज़्यादा यूज़ करते हैं रिसोर्सेज को तो एज अ रिजल्ट वो एक ना एक टाइम पे हमारे उम्मीद से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। और अगर हम उसे इकट्ठा करके रखते हैं तो लोगों के बीच में अंतर गैप्स बन जाएंगे, ठीक है। और अगर कुछ ज़्यादा ही मिसयूज़ करते हैं, ओवर यूज़ करते हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल क्राइसिस क्रिएट हो सकती है, ग्लोबल वार्मिंग, लैंड डिग्रेडेशन, इस तरीके की प्रॉब्लम। ना पहले समझते हैं व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? वर्ड सस्टेन मतलब बचा के रखना, सस्टेन करना, सरवाइव करना। तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो एग्जैक्टली इसका एग्जैक्टली यही कि सर्वाइवल, ठीक है। सर्वाइव मतलब हम चीज़ को उतना ही डेवलप करें कि हम सर्वाइव कर जाएं। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कुछ नहीं है कि मतलब हम डेवलपमेंट तो ज़रूर करें पर हम अपने एनवायरनमेंट को डैमेज ना करें, ठीक है। और इतना ही डेवलपमेंट करें कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनके फ्यूचर के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो सके, ठीक है। व्हाट दे वांटेड टू से कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि डेवलपमेंट सिर्फ उतना ही डेवलपमेंट ऐसे करें कि एनवायरनमेंट भी डैमेज ना हो और डेवलपमेंट इस हिसाब से करे कि जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो फ्यूचर जनरेशन है, उनको रिसोर्सेस के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। यानी कि जब फ्यूचर जनरेशन का टाइम आए तो उनके पास उतने रिसोर्सेज होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कोई भी रिसोर्सेज को ओवर यूज करके उसको डिप्लीट कर दे और फ्यूचर जनरेशन जो है वो इसको इस्तेमाल ही ना कर पाए। दैट्स व्हाट दे वांटेड टू से। Sustainable development does not damage the environment. Do the development, but it don't damage the environment. Now they have given two conditions. Now रियो डी जेनरे अर्थ समिट 1992, यहाँ पर रियो डी अर्थ समिट के बारे में बात की गई है। तो ये जो समिट था ये जून 1992 में हुआ था, जहाँ पे 100 से कई गुना ज़्यादा हेड रियो डी जेनरे ब्राज़ील में मिले थे, ठीक है। ये फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट था ना। तो ये जो समिट ये इसलिए हुआ था, तो ये जो समिट था यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए थे जो मेजर प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो ग्लोबल लेवल पे जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और जो सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी, ये दो मेजर प्रॉब्लम को ये डिस्कस करने के लिए ये रियो डी जेनरल समिट
की गई थी। ठीक है ना। तो जो यहाँ पे जो लीडर्स जो 100 जो स्टेट से इकट्ठे लीडर्स थे, वो उन्होंने एक डिक्लेरेशन साइन किया। तो ये जो डिक्लेरेशन था इसको कहा गया था डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो रियो कन्वेंशन ने क्या किया, इन्होंने इंडोर्स करना शुरू कर दिया ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल को, और इन्होंने एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया। नाउ जो ये एजेंडा 21 था, ये एजेंडा 21 सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए बनाया गया था। अब लेट्स सी व्हाट इज एजेंडा 21। अगर हम एजेंडा 21 की बात करें तो ये वर्ल्ड लीडर्स द्वारा 1992 में यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट साइन किया गया। ठीक है, ये जो वर्ल्ड लीडर्स थे इन्होंने यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में जो यूनकैट था उनके डिक्लेरेशन को जो वर्ल्ड लीडर्स थे उन्होंने 1992 में इसको साइन किया ना। और ये जो चीज़ थी ये रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुई, मतलब ये जो समिट थी अर्थ समिट थी ये रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुई ना। इनका अगेन मेन एम, इनका जो मेन एम था ये ऊपर बता दिया गया। इनका मेन नेम था ग्लोबल को सस्टेन करना, ग्लोबल की डेवलपमेंट को सस्टेन करना बिना वर्ल्ड को, बिना दुनिया को डैमेज पहुंचाए। ठीक है ना। It is an agenda to combat environmental damage, poverty, disease through global cooperation on common interest, mutual needs and shared responsibility. तो इसका मेन जो एजेंडा था इस जो कॉन्फ्रेंस का जो मेन एजेंडा था वो ये था कि इन्वायरमेंटल डैमेज हो, गरीबी हो या बीमारी हो, ये ग्लोबल कोऑपरेशन के जरिए ग्लोबल कोऑपरेशन के जरिए उनमें इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपस में शेयर की जाए। तो सबसे बड़ा जो मेजर ऑब्जेक्टिव था वो था एजेंडा 21 ना, और इसको साइन किया था वर्ल्ड के लीडर ने। ठीक है, अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिसोर्सेज प्लानिंग। नाउ रिसोर्सेज प्लानिंग क्या होती है? मतलब रिसोर्सेज प्लानिंग वो होती है जब हम रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली एलोकेट करने के लिए प्लान करते हैं। मतलब इतना मतलब जो रिसोर्सेज हैं उसको इक्वली या उसको प्रॉपर्ली एलोकेट करना अकॉर्डिंग टू नीड, उसके लिए एक रिसोर्सेज की यूसेज के लिए प्लान करना, उसको बोलते हैं रिसोर्सेज प्लानिंग। प्लानिंग इज वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो ये जो प्लानिंग है ये वाइडली, मतलब ये पूर्ण रूप से एक एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी है अगर जुडिशियल यूज की बात करें रिसोर्सेज की। ये इट हैज़ इम्पोर्टेंस इन कंट्री लाइक इंडिया विच हैज़ इन्यूमरस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो इसकी जो प्लानिंग, जो रिसोर्सेज डेवलपमेंट की जो रिसोर्सेज प्लानिंग की बात है, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। कहाँ पे? इंडिया जैसी कंट्री में। क्यों? क्योंकि इंडिया में डाइवर्सिटी है। जो रिसोर्सेज इंडिया में मिलते हैं उसकी बड़ी डाइवर्सिटी, बड़ी भिन्न तरीके के रिसोर्सेज इंडिया में मिलते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे कुछ रीजन है जो कि रिसोर्सेज में रिच हैं और कुछ रीजन है जो कि जहाँ पे रिसोर्सेज है ही नहीं। तो इंडिया दो तरीकों के में डाइवर्स है। कहीं कहीं रीजन है तो कोई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर रिसोर्सेज की भरमार है और कोई क्षेत्र ऐसे जहाँ पर रिसोर्सेज ना के बराबर। लेट्स सी, देयर आर सम रीजन व्हिच कैन बी कंसीडर सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड देयर आर सम रीजन व्हिच हैज एक्यूट शॉर्टेज ऑफ सम वाइटल रिसोर्सेज। तो यहाँ पे कुछ ऐसे रीजन है, भारत में कुछ ऐसे रीजन है जहाँ पर इतने रिसोर्सेज हैं कि वो सेल्फ सफिशिएंट है, मतलब सेल्फ सफिशिएंट रिसोर्सेज है कुछ रीजन में। और कुछ रीजन में तो कुछ रीजन ऐसे हैं इंडिया में, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे रिसोर्सेज की बड़ी तंगी, मतलब रिसोर्सेज ना के बराबर है। अगर हम ऐसे रीजन की बात करें तो ये जो रीजन है ये है झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। ये जो रीजन है ये मिनरल में बड़े रिच हैं। मिनरल और जो कोयले की खदान है उसमें बड़े रिच हैं, मतलब इनके पास भंडार है। मिनरल की बात कर लें और कोयले की खदान की बात कर लें तो छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे भंडार है। लेकिन जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पे तंगी है वाटर रिसोर्सेज की। क्यों? क्योंकि बट लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पे वाटर रिसोर्सेज की भंडार तो है पर इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ का वो बड़ा बेकार है। मतलब अगर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश वहाँ पे पिछड़ता है।
पानी की कोई कमी नहीं है, पानी के रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अरुणाचल प्रदेश का डेवलपमेंट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है वो बहुत पीछे है। सेम वे अगर हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान सोलार और विंड पावर के लिए तो बड़ा अच्छा है, ठीक है, लेकिन जब हम राजस्थान के वाटर रिसोर्सेज की बात करते हैं तो राजस्थान वहां पे पिछड़ जाता है। क्यों? क्योंकि राजस्थान में पानी की बड़ी तंगी रहती है। लेकिन अगर सोलार की बात करें, सोलार एनर्जी की बात करें, विंड एनर्जी की बात करें, तो राजस्थान में वो भरमार बड़ी मात्रा में भरी पड़ी है, ठीक है, लेकिन पानी की कमी है। ऐसे ही लद्दाख की बात है, लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है, जो कि बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री से अलग है, ठीक है, बड़ा अलग थलग पड़ता है लद्दाख। इसको कोल्ड डेजर्ट है लद्दाख, ठीक है ना। ये अगर कल्चरल हेरिटेज की बात करें तो ये बड़ा अच्छा, मतलब लद्दाख के कल्चरल हेरिटेज की बात करें तो वाकई बहुत अच्छा, लेकिन लद्दाख में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, पानी की कमी है, मिनरल की कमी है। मतलब कल्चरल हेरिटेज बड़ी अच्छी है, लद्दाख इज वेरी रिच इन कल्चरल हेरिटेज, लेकिन whereas when we talk about water infrastructure and minerals it is lack in those things ना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इनबैलेंस है डिफरेंट स्टेज में। कोई स्टेट किसी में रिच, कुछ रिसोर्सेस में रिच है, तो कोई किसी स्टेट्स में कुछ रिसोर्सेस की कमी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इंडिया ऐसी उन कंट्रीज में है जहाँ पे रिसोर्सेस को बैलेंस करना पड़ता है, मतलब सभी स्टेटस में प्रॉपर तरीके से इक्वालिटी में रिसोर्सेस यूज हो सके। तो दिस कॉल फॉर बैलेंस रिसोर्सेस प्लानिंग एट द नेशनल, स्टेट एंड रिलीजन एंड लोकल लेवल, ठीक है। तो ये जो चीज है ये प्रॉपर प्लानिंग चाहती है, ठीक है। क्यों प्लानिंग चाहती है? क्योंकि अभी आपने ऊपर पढ़ा है, अगर कोई स्टेट्स किसी चीज में किसी रिसोर्सेज में भरमार है तो वो किसी रिसोर्सेज में लैक कर रहा है, और वही लैकिंग किसी और स्टेट में अबैंडेंस में है पर इंफ्रास्ट्रक्चर में लैक कर रहा है। कुछ हेरिटेज किसी स्टेट का हेरिटेज बड़ा रिच है तो वो बाकी चीज़ों में लैक कर रहा है। तो सेम वे, तो इंडिया उन कंट्री में से जहाँ पे इन सब चीज़ों को प्रॉपर प्लानिंग करने की ज़रूरत होती है ना। Resource planning in India. Resource planning is a complex process which involves identification of inventory. तो रिसोर्स जो प्लानिंग है बड़ी ही एक कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है, जहाँ पर पहले तो रिसोर्स और इन्वेंटरी को आइडेंटिफाइड करना पड़ता है कि कौन सी कंट्री में क्या रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, ठीक है। सर्वे करना पड़ता है, उसको मैपिंग करनी पड़ती है, उसकी क्वालिटी देखी जानी पड़ती है, उसकी क्वांटिटी को मापना पड़ता है, फिर उसको मेजर करना पड़ता है, ठीक है। तो पहला काम होता है रिसोर्स प्लानिंग में कि भाई पता करें कि पहले तो आइडेंटिफाई करें किस तरीके का रिसोर्स है, कितनी उसकी भंडार है, मतलब उसकी क्वालिटी क्या है, वो कहाँ मिलता है, उसकी क्वांटिटी का, फिर इन सब चीज़ को मेजर किया जाए। फिर उसके बाद होता है प्लान करना, involving a planning structure endowed with appropriate technology, skill, institutional setup for implementation, resource development plans, ठीक है। फिर उसके बाद होता है प्लानिंग करना कि मतलब जो अवेलेबल टेक्नोलॉजी है, जो स्किल है, जो इंस्टीट्यूशनल सेटअप है, उसको ध्यान में रख के रिसोर्सेज को किस हिसाब से डेवलप किया जाए वो प्लान करना पड़ता है कि अच्छा इस स्टेट में ये है, इसमें ये है, अब इस स्टेट में ये कमी पूरी करनी चाहिए, मतलब इस तरीके से प्रॉपरली प्लान करना पड़ता है कि रिसोर्सेज को किस तरीके से डेवलपमेंट में यूज किया जा सके। फिर क्या होता है, मैचिंग होती है, ठीक है। जो आपने रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान किया है उसको नेशनल डेवलपमेंट के ओवरऑल जो नेशनल डेवलपमेंट है उसके साथ मैच करना पड़ता है। आपका जो नेशनल डेवलपमेंट प्लान है वो ये है, लेकिन जो आपने रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान किया है क्या वो वाकई नेशनल डेवलपमेंट प्लान से मैच कर रहा है, फिर आपको वो चेक करना पड़ता है। तो दैट इज कॉल्ड रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, ठीक है ना। India has made concrete effort for achieving the goal of resource planning right from the first 5-year plan launch आफ्टर द इंडिपेंडेंस। तो जो इंडिया था उसने कोशिश की, मतलब कोशिश करी कि जो रिसोर्सेस प्लानिंग है, फर्स्ट 5-year प्लान जब आज़ादी के बाद इंट्रोड्यूस हुआ था, ये फर्स्ट 5-year प्लान, उस समय उन्होंने जो रिसोर्सेस प्लानिंग की थी उसने पूर्णतः कोशिश की कि वो अपने गोल्स को उस टाइम पे अचीव कर ले, रिसोर्स प्लानिंग में जो गोल्स थे उस टाइम पे उसको अचीव कर ले, ठीक है। तो उस समय
The availability of resources is a necessary condition for the development of any region. तो मतलब अगर किसी रीजन को डेवलप करना है तो वहाँ पे रिसोर्सेज का रिसोर्सेज का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है. बट मेयर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इन द एब्सेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन मे हिंडर डेवलपमेंट. ठीक है, अगर मतलब किसी रिसोर्सेज को डेवलपमेंट करने के किसी पर्टिकुलर स्टेट या किसी पर्टिकुलर रीजन को डेवलपमेंट करने के लिए वहाँ पे रिसोर्सेज की भरमार होनी चाहिए, इतना रिसोर्सेज होना चाहिए कि डेवलप हो जाए. लेकिन अगर थोड़ा सा रिसोर्स है तो ये कहीं ना कहीं बाधा करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं बाधा करता है. ठीक है. Now there are many regions in our country that are rich in resources but these are included in economically backward region. तो हमारे देश में ऐसे बहुत सारे रीजन है जो कि जहाँ पे रिसोर्सेज की भरमार है, पर ये जो रीजन है ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड है. इनमें सबसे बड़ा एग्जांपल झारखंड है. झारखंड में रिसोर्सेज की तो भरमार है, ठीक है, लेकिन अगर हम इकोनॉमिकली, इंफ्रास्ट्रक्चरली, टेक्नोलॉजिकली बात करें तो झारखंड एक बैकवर्ड रीजन में आ जाता है. ठीक है ना. और उसकी वजह ही है कि वहाँ पे डेवलपमेंट ही नहीं हो पाया. क्यों? रिसोर्सेज तो है, अवेलेबल ऑफ रिसोर्सेज हैं, पर ये जो टेक्नोलॉजी है, ये इंस्टीट्यूशन है, ये कहीं ना कहीं जो लैक ऑफ टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन है उस पर्टिकुलर रीजन में, कहीं ना कहीं ये उस प्रदेश को डेवलप होने से रोक रहे हैं. दैट इज व्हाई झारखंड इज बैकवर्ड दो इट इज वेरी रिच इन रिसोर्सेज. ठीक है. उसके बाद आता है The history of colonization reveals that resource in colonies were the main attraction for foreign invader. अगर हम हिस्ट्री पढ़े तो यहाँ पे ये बताया जाता है कि भारत में रिसोर्सेज की बड़ी भंडार थी. ठीक है. तो इसी वजह से ये फॉरेन इन्वेडर्स का अट्रैक्शन बनी थी. ठीक है. आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो वहाँ आपने सुना होगा कि जो हमारा भारत है वो कहीं ना सोने की चिड़िया कहलाता था, और जिसकी वजह से मतलब सोने की चिड़िया इसलिए कहलाता था क्योंकि भारत में रिसोर्स ही रिसोर्स है, मतलब खदान है रिसोर्सेज का. ठीक है. और जिसकी वजह से कई फॉरेन इन्वेडर्स जो थे वो भारत की तरफ आकर्षित होते थे. ठीक है. It was primarily the higher level of technological development of colonizing country that helped exploit the resources of other region and establish the supremacy over the country. तो जो लोग थे, मतलब मेन जो मोटिव था, जिनकी टेक्नोलॉजी बड़ी हाई थी, डेवलप थी, तो वो क्या करते थे, वो दूसरी कंट्री जो कि रिसोर्सेज में ज़्यादा डेवलप्ड थे उन कंट्रीज पे जाके अपनी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के बलबूते उन कंट्रीज पे हमला करते थे, उसको अपनी कॉलोनी बनाते थे, फिर उसी कॉलोनी में अपनी सुप्रीमेसी जताते थे, और जो उस जगह के रिसोर्सेज थे उसको अपने देश में भेजते थे. भारत के साथ भी यही हुआ. टेक्नोलॉजिकली बात की जाए तो ब्रिटिश बहुत ही डेवलप्ड था, टेक्नोलॉजिकली बड़ा आगे था, लेकिन जो इंडिया थी वो बैकवर्ड थी, और लेकिन रिसोर्सेज में भरमार थी इंडिया की. तो ये जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने रिसोर्सेज के चक्कर में इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाई, फिर इंडिया के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया. इट्स मीन कि इंडिया के रिसोर्सेज को वो एक्सपोर्ट करने लगे अपने देश में. ठीक. और फिर उसका फिनिश गुड बना के वापस भारत में बेचने लगे. यू विल गोइंग टू रीड ऑल दिस चैप्टर इन योर नेक्स्ट चैप्टर. ठीक है, अगर आप हिस्ट्री में ये सब पढ़ेंगे. ठीक है. Therefore resources can contribute to develop only when they are accompanied by appropriate technological development and institutional changes. तो रिसोर्सेज डेवलपमेंट में तभी अपना योगदान दे पाते हैं जब इनको अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और इंस्टीट्यूशनल, मतलब एक अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और इंस्टीट्यूशन चेंजेस की कंपनी या कंपनी मिले, तभी रिसोर्सेज डेवलप हो जाते हैं. मतलब अगर एक प्रॉपर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा हो किसी प्रदेश का और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हो, तो हम रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज करके उसको डेवलप कर सकते हैं. तो इंडिया ने कॉलोनाइजेशन के टाइम पे इस तरीके के फेसेस को, इस तरीके के चरणों को फेस किया, एक्सपीरियंस किया, और जिसकी वजह से जो इंडिया है, जनरल में बात करें, resource development in particular does not only involve the availability of resource but also the technological quality of human resource and the historical experience of the people. तो अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में जो रिसोर्स डेवलपमेंट है वो खाली रिसोर्स को लेकर ही नहीं है, ये किस तरीके के रिसोर्स अवेलेबल हैं, किस तरीके की टेक्नोलॉजी इंडिया में है, जो क्वालिटी है ह्यूमन रिसोर्सेज की वो किस तरीके की,
जो हिस्ट्री है लोगों की, ये सब इन सब चीज़ों को इन्वॉल्व करता है, ठीक है। तो इट डज नॉट टेक कि हम सिंपली प्लानिंग कर लें, इट इन्वॉल्व्स एवरीथिंग। नाउ कन्वर्शन ऑफ रिसोर्सेज, तो रिसोर्स को कन्वर्ट करना, रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी, ट्रू। रिसोर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए, ठीक है। बट इरैशनल कंजप्शन, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में लीड टू सोशियो इकोनॉमिक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। लेकिन अगर हम जो बेवजह का रिसोर्स को कंज्यूम करना, उसको ओवर यूटिलाइज करना, मतलब जितनी ज़रूरत नहीं उससे कई गुना ज़्यादा इस्तेमाल करना, ठीक है, रिसोर्सेज का, ये कहीं ना कहीं सोशो इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को बुलावा देता है। तो इन्हीं तरीके की प्रॉब्लम्स को कन्वर्ट करने के लिए, उन्हीं तरीके की प्रॉब्लम्स को से उभरने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें रिसोर्स कन्वर्सेशन, डिफरेंट लेवल पे रिसोर्स को कंसर्वेशन करना पड़ता है, उसको संभालना पड़ता है, सैंतना पड़ता है, ठीक है, उसको कंसर्व करके रखना पड़ता है, प्रिजर्व करके रखना पड़ता है। दिस हैड बीन द मेन कंसर्न ऑफ लीडर्स एंड थिंकर्स इन द पास्ट। तो ये जो चीज थी कि रिसोर्सेज को कैसे प्रिजर्व करके रखें, उसका ओवर यूटिलाइजेशन कैसे स्टॉप करें, उसका ओवर कंजप्शन कैसे स्टॉप करें, ये जो थी ये मेन इंपॉर्टेंट कंसर्न था, चिंता की बात थी उस टाइम के लीडर और थिंकरों के बीच में। Mahatma Gandhi was very apt in voicing his concern about resource conservation in these words. तो महात्मा गांधी थे वो बड़े एक्टिव थे, वो बड़े चिंतित थे कि मतलब हमको भी अपने रिसोर्सेज को प्रिजर्व करना है। तो उन्होंने कुछ दिया, मतलब उनके जो वर्ड्स थे वो इस तरीके से थे, देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। मतलब महात्मा गांधी ने ये कहा कि हमारे पास इतना है कि हम सबकी ज़रूरत पूरी कर सकते, पर इतना नहीं कि हम उनके ग्रीड, उनकी लालच को पूरा कर पाए, ठीक है। दैट्स व्हाट द वर्ड ऑफ महात्मा गांधी। जब महात्मा गांधी बड़े चिंतित हुए कि कहीं रिसोर्सेज का ओवर यूटिलाइजेशन ना हो, तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था कि इतना है हमारे पास, इतना रिसोर्सेज है कि सबकी नीड्स पूरी हो जाएंगी, लेकिन इतनी नहीं कि सबके लालच पूरा हो, सबके ग्रीड पूरी हो जाए। He replaced the greed and selfish individual and exploitative nature of modern technology as the root cause of depletion at the global level. तो उन्होंने ये जो ग्रीड थी, मतलब ये उन लोगों को इन्होंने संबोधित किया कि मतलब जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो कहीं ना कहीं जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेस है उसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी ओवर यूज कर रही है। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से जो जो इंडिविजुअल्स हैं वो कहीं ना कहीं लालच में आ गए हैं, और यही जो वजह है ये हमारे रिसोर्सेज के खत्म होने का रूट कॉज बन गई है, मतलब मेन कारण बन गई है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से जो रिसोर्सेज हैं वो ओवर यूज हो रहे हैं, और एज ए रिजल्ट ये कहीं ना कहीं एक ग्लोबल लेवल पे खत्म होते जा रहे हैं। तो ये वो जो मास प्रोडक्शन था, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से मास प्रोडक्शन होने लगा। तो ये जो मास प्रोडक्शन था, मतलब मतलब जितनी ज़रूरत नहीं थी उससे भी ज़्यादा प्रोड्यूस होना, ये जो मास प्रोडक्शन था इसके खिलाफ थे गांधी जी, और वो इस मास प्रोडक्शन को रिप्लेस करना चाहते थे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट लैंड रिसोर्सेज। हियर वी एंड दिस क्लास। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू, अगर आपको मेरे चैनल पसंद आया, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है, इफ़ यू आर कंफर्टेबल प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू कमेंट ऑन माई चैनल, ठीक है। सी यू इन माई नेक्स्ट क्लास। हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे।